नेस्ले एक ब्रांड जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। चाहे सुबह की कॉफी हो, 2 मिनट में तैयार होने वाली हो, या फिर मंच और किटकैट जैसी चॉकलेट्स, कहीं ना कहीं नेस्ले के प्रोडक्ट से हमारा सामना हो ही जाता है। में तो इसकी बादशाहत ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेस्ले के पास करीब 2000 ब्रांड्स के 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि हर एक को बताने बैठे ना तो शायद दिन ही खत्म हो जाए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी पर लाखों मासूम इल्जाम भी है? वैसे तो ये ब्रांड दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन इसकी कहानी इतने अप्स एंड डाउन से भरी पड़ी है ना कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। पानी के लिए लोगों को तड़पाना, नई माओ को ऐसी सिचुएशन में डालना कि उनका ब्रेस्ट मिल्क ही बंद हो जाए, फिर मैगी वाले पूरे कांड की कहानी तो शायद आपको पता ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्ले कंपनी की उस कहानी को जो शुरू तो बहुत नेक काम के लिए किया गया था, लेकिन फिर ये ऐसे रास्तों पर भटक गया कि लोग इससे नफरत करने लगे और दोबारा प्यार भी। कंफ्यूज मत होइए। तो दोस्तों, नेस्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है आज से करीब 210 साल पहले 10 अगस्त 1814 को, जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हेनरी नेस्ले का जन्म हुआ था। उनके फादर एक साधारण से ग्लास में कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए बहुत छोटी उम्र में ही हेनरी ने तय कर लिया था कि वो अपने पिता और की तरह फैमिली बिजनेस का हिस्सा न बनकर कुछ अलग करेंगे। जिसके बाद से वो जे स्टिन के अंडर काम करने लगे, जो कि फ्रैंकफर्ट में ही एक फार्मेसी चलाते थे। हेनरी ने वहां 4 सालों तक काम किया और इस दौरान उन्होंने कई तरह की फार्मास्यूटिकल और केमिकल नॉलेज काम आई। फार्मेसी छोड़ने के बाद से हेनरी अपने कुछ अननोन पर्सनल रीजंस की वजह से जर्मनी गए और इस नए देश में आकर हेनरी खाना खाने के बाद पी जाने वाली पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने विनेगर्स, रम और फर्टिलाइजर्स भी बनाए, लेकिन उन बिजनेसेस के साथ भी वही हुआ जो कि इनके लिकर बिजनेस के साथ में हुआ था। में यूरोप के अंदर बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली उन बच्चों में जिन्हें उनकी मां ब्रेस्ट फीड नहीं थे। अब जब हेनरी ने इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करनी शुरू की तो वो शॉक्ड रह गए, क्योंकि ऐसे केसेस में डेथ रेट्स काफी हाई थे। ज्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि काफी कोशिशों के बाद उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में वो दूसरे बच्चों की सेफ्टी को और भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए और फिर काफी सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह ब्रेस्ट फीडिंग का एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाएंगे। जिस सोच के साथ हेनरी ने ब्रेस्ट मिल्क पर स्टडी करना शुरू किया और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी समय तक ये एक्सपेरिमेंट असफल रहे थे। असल में हेनरी के पास रिसोर्सेज और पैसों की काफी कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इधर उधर से किसी तरह पैसे इकट्ठे करने के साथ लगातार रिसर्च रहे। और फिर आखिरकार 1867 में उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया जो कि ब्रेस्ट मिल्क का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सके। हेनरी ने इस फॉर्मूला को गाय का दूध, आटा और चीनी जैसी चीजों को एक साथ मिलाकर बनाया था। उन्होंने अपने दोस्त जिन बाल्थासर, जो कि उनके साथ मिलकर व्हीट फ्लोर से एसिड और स्टार्च को हटा दिया ताकि बच्चे इसे डाइजेस्ट कर सकें। इस फॉर्मूला को फेरिन लैक्टे का नाम दिया गया और इसे बेचने उन्होंने नेस्ले नाम की एक कंपनी बनाई। अब दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसे बेचा कैसे जाए, क्योंकि एक तो ये कंपनी नहीं थी। जर्मनी के फेमस साइंटिस्ट जस्टन वॉन ने भी कुछ समय पहले एक ऐसा ही बेबी फॉर्मूला बनाया था जिसमें थी, और इस वजह से लोग उसे डेडली सूप फॉर बेबीज कहने लगे थे। बेबी फॉर्मूला पर मार्केट में डर का माहौल था, जो कि नेस्ले की परेशानियां बढ़ाता ही जा रहा था। लेकिन किस्मत ही बदल गई।